नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 दिसंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, कोई भी मध्य एशियाई नेता कभी भी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि नहीं रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2009 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट बनाया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, वर्ष 2016 में आसियान देशों के 10 नेताओं को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो आप सभी जानते होंगे कि आसियान देशों के 10 नेताओं को भारत के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो ईयर है वह 2018 है। आपको ध्यान में रखना है कि 2018 में आसियान देशों को आमंत्रित किया गया था और इनके 10 नेता गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट थे। तो यहाँ पर जो ईयर है वह 2018 है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष है वह 2016 दिया गया है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह परेड की शुरुआत का प्रतीक है। अगर हम बीटिंग रिट्रीट समारोह की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह समारोह हर वर्ष नई दिल्ली के विजय चौक पर 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जो 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्णता का प्रतीक है, यानी कि अंत का प्रतीक है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन गलत हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और यहाँ पर कहा गया है कि भारत के द्वारा 2022 में रिपब्लिक डे पर सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के 5 देशों के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पर भारत के द्वारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ संपर्क किया गया है ताकि वे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आ सकें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि अनक्लॉज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि अनक्लॉज एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्र के अधिकार क्षेत्रों के लिए एक ढांचा निर्धारित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यह सम्मेलन 1982 में हुआ था और इस सम्मेलन में ही समुद्री क्षेत्रों को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल तक फैला होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रादेशिक समुद्र की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो अनक्लॉज था उसके द्वारा समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। और यहाँ पर बात हो रही है टेरिटोरियल सी की यानी कि प्रादेशिक सागर की। और यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक टेरिटोरियल सी यानी कि प्रादेशिक समुद्र होता है, जबकि हमने अभी अभी देखा कि बेस लाइन से यानी कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी यानी कि प्रादेशिक सागर होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमित अपवादों के अधीन किसी तटीय राज्य को नौवहन या उड़ान की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या सीमित करने का अधिकार नहीं देता। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है
उस देश के द्वारा जिसे जुड़ा हुआ है वहां पर इसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर तेल गैस उसके खोज किए जा सकते हैं, लेकिन नौवहन या उड़ान की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ अपवाद भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन था, यानी कि यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इंडिया लेज एम्फेसिस ऑन अनक्लॉज। तो यहाँ पर भारत के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि अनक्लॉज के द्वारा समुद्री क्षेत्रों को लेकर के कानून बनाए गए हैं, उसको पूरे विश्व के देशों के द्वारा मानना चाहिए। और भारत लगातार यह कोशिश करता रहेगा कि इन नियमों को सभी देशों के द्वारा माना जाए। आइए एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन उस कॉलेजियम का हिस्सा नहीं है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। और यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है उस कॉलेजियम की जिसके द्वारा राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वो कॉलेजियम जो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है उसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके अलावा इसमें 4 अन्य वरिष्ठम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। टोटल हो गए 5 मेंबर। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तो यह कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यह कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय कानून मंत्री, यह कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होते हैं। और चौथा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का चौथा वरिष्ठम न्यायाधीश। तो हमने अभी अभी देखा कि कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक सीजीआई और जो 4 अन्य सदस्य होते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठम न्यायाधीश होते हैं। और यहाँ पर जो चौथा वरिष्ठम न्यायाधीश होता है वो भी इसका मेंबर होता है, यानी कि यहाँ पर चौथा पॉइंट भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और तीसरा। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है कॉल फ्रॉम विद इन जुडिशरी टू चेंज कॉलेजियम सिस्टम। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि मैंने नोट के रूप में आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो इसका विकास चरणों में हुआ है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रथम न्यायाधीशों का मामला आया था, यानी कि फर्स्ट जज केस आया था जो कि 1981 में हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की प्रधानता को तार्किक कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई थी। और इसके कारण जजेस की नियुक्तियों में कार्यपालिका को न्यायपालिका पर प्रधानता मिली थी। उसके बाद जो सेकंड जज केस हुआ 1993 में, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को पेश किया। और इसमें कहा गया कि यहां पर एक कॉलेजियम बनेगा जिसमें 3 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठम जज। आगे चल करके थर्ड जज केस जो हुआ 1998 में, उसमें कॉलेजियम में जो मेंबर की संख्या है वह 5 कर दी गई। और यहां पर इन 5 मेंबर में एक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठम जज शामिल किए गए। तो यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट दे दिया है आपको कि किस तरीके से हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम का उत्पत्ति हुआ, खास करके जजेस की नियुक्ति के मामले में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद सदस्य के खिलाफ उनके अधिकारों और उन्हें दी गई उन्मुक्ति की अवहेलना के लिए पेश किया जाता है ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ध्यान में रखना है कि संसद के सदस्यों के द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है जब उन्हें लगता है कि किसी संसद सदस्य ने उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें जो उन्मुक्ति दी गई है, उनकी अवहेलना की है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको यह ध्यान में रखना है कि संसद के सभी सदस्यों को
कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। लेकिन जब लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य के द्वारा इन अधिकारों या उन्मुक्तियों का अवहेलना किया जाता है तो यह एक अपराध माना जाता है और जिसे विशेषाधिकार का उल्लंघन समझा जाता है और यह संसद के नियमों के तहत दंडनीय भी है। संसद का कोई भी सदस्य इस तरह के विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए नोटिस पेश कर सकता है और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लोकसभा या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे इन विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करते हैं, यानी कि पहली बार वही इनको देखते हैं और हो सकता है कि वे इस प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले लें या फिर इसे संसद के विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दे, यानी कि उसके पास भेज दें। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जिस सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला यहाँ पर लाया गया है उसे भी अगर अध्यक्ष चाहे तो एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर दे सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप लोग जरूर यहाँ पे नोट कर लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है तृणमूल कांग्रेस एमपी मूव प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट गोगोई। और यहाँ पर जिस तरह की बातें जस्टिस गोगोई के द्वारा कही गई है एक इंटरव्यू में, उसी को देखते हुए यहाँ पर उनके खिलाफ के विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस लाया गया है तृणमूल और कांग्रेस एमपी के द्वारा। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय और चौथा है संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन किया जाता है, उनके नामों को सरकार के पास भेजा जाता है और सरकार के द्वारा इन लोगों को इन बैंकों का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं बैंक एनबीएफसी सह उधार के बारे में, जिससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। यहां पर यह जानकारी दिया गया है कि आरबीआई के द्वारा एक को लेंडिंग मॉडल यानी कि सीएलएम स्कीम की घोषणा की है और इसके तहत बैंक और एनबीएफसी साथ मिलकर के प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले और इस क्षेत्र में लोन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं और उन्हीं प्रयासों में से एक है को लेंडिंग मॉडल। और यहां पर कहा गया है कि बैंक जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ मिल करके प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करके प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दे सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो घोषणा है वह आरबीआई के द्वारा सितंबर 2018 में की गई थी, जिसके अनुसार बैंक प्रायर एग्रीमेंट के आधार पर सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिल करके प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दे सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उनका जो आधार होता है वह प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों के साथ ज्यादा होता है, यानी कि वे कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े होते हैं, समाज के कमजोर वर्गों के साथ जुड़े होते हैं, एमएसएमई के साथ जुड़े होते हैं और इसीलिए अगर बैंक इन एनबीएफसी के साथ समझौता कर लेते हैं तो यहाँ पर बैंक आसानी से इन लोगों तक पहुंच सकते हैं और एनबीएफसी के द्वारा इन लोगों को लोन भी दे सकते हैं। और यही सोच है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसके तहत उन्होंने इस को लेंडिंग मॉडल को मान्यता दी है। आशा करता हूं कि आपको आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं। इन न्यूज को आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।